हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो टॉपिक चल रहा था थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, उस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की सेकंड थ्योरी के ऊपर, जो कि है हमारी नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। हम लोगों ने पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ी थी, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बाद अब का जो हमारा टॉपिक है वो है नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। नियो क्लासिकल का मतलब क्या हो गया? क्लासिकल का मतलब क्या था? पुरानी थ्योरी, जो हमने पुराने जमाने में जो हमारे फिलोसफर थे उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो हमारी क्लासिकल कहलाती थी, यानी कि ट्रेडिशनल कहलाती थी। नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट हमारी यहाँ पे क्या है? नियो क्लासिकल थ्योरी यानी कि नई है। इसको आप नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट या फिर लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसके नाम मिल जाएंगे, बट यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे कुछ मॉडर्न फिलोसफर्स थे या मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्क ऑन किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जो कि है बेस्ड ऑन द नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट या फिर लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले ये जो थ्योरी थी हमारी, ये थ्योरी हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को क्रिटिसाइज करके दोबारा से रिफॉर्म करी गई थी। यानी कि हमारे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में जो जो गलतियां थी, यानी उसके जो क्रिटिसिज्म्स थे, उनको करेक्ट करके ये जो हमारी नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट थी ये हमारी डिजाइन की। ये नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो थी वो हमारे दो मेन फिलोसफर्स थे या दो मेन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। पहले थे हमारे, इट इज एक्सप्लेन बाय नट विक्सेल। पहले कौन से थे? नट विक्सेल। और दूसरे थे मेरे रॉबिन्सन। पहले कौन थे? नट विक्सेल और दूसरे थे रॉबिन्सन, ठीक है ना। तो दो फिलोसफर थे जिन्होंने इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करी थी। ये थ्योरी भी जो है ये हमारी बेस किस पे करती है? दो चीजों पे बेस करती है। जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट थी वो मेरे रियल फैक्टर्स पे बेस करती थी, लेकिन जो मेरी नियो क्लासिकल थ्योरी है ये थोड़ी सी उसका अपग्रेड वर्जन है, यानी थोड़ी नया वर्जन है, अपडेटेड मॉडल है। अपडेटेड मॉडल होने की वजह से ये जो थ्योरी है ये बेस मेरी दो चीजों पे करती है, ठीक है। वो दो चीजें मेरी कौन सी हैं? मॉनेटरी फैक्टर्स एंड रियल फैक्टर। क्लासिकल थ्योरी मेरी रियल फैक्टर पे बेस करती थी, लेकिन जो मेरी ये मॉनेटरी थ्योरी है, ये मेरी जो नियो क्लासिकल थ्योरी है, ये नियो क्लासिकल थ्योरी मेरी बेस किस पे कर रही है? मॉनेटरी फैक्टर एंड रियल फैक्टर। रियल फैक्टर के बारे में मैं आपको क्लासिकल में पहले ही बता चुका हूं, तो पहले उसको देख लीजिए एक बार। रियल फैक्टर्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, हमने कोई पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट करने पे जो हमें उसके सेविंग पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट का मतलब हो गया हमने किसी शेयर्स पे, डिवेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे, ठीक है, या किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम पे अगर हमने पैसा एक्सपेंड किया, लगाया हुआ है और उससे जो हमें रिटर्न मिल रहा है या उससे जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो मेरे आते हैं इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे जो मेरी क्लासिकल थ्योरी थी वो दो रियल फैक्टर पे बेस्ड थी। रियल फैक्टर मेरे सेविंग और इन्वेस्टमेंट थे। लेकिन जो ये मेरी नियो क्लासिकल थ्योरी है, ये नियो क्लासिकल थ्योरी जो है वो मेरी बेस किस पे? दो चीजों पे, मॉनेटरी एंड रियल फैक्टर। मॉनेटरी फैक्टर जो होते हैं वो हमारे दो चीजों पे बेस करते हैं, मतलब मॉनेटरी को फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन से थे वो दो पार्ट्स? होल्डिंग ऑफ मनी एंड बैंक क्रेडिट। तो पहली चीज समझ लेते हैं, होल्डिंग ऑफ मनी। होल्डिंग ऑफ मनी का मतलब होता है अपने पास पैसे को स्टोर करके रखना। मतलब जैसे आपने कुछ लोग देखे होंगे, वो क्या मानते हैं कि देखो भाई हम पैसा बैंक में नहीं डाल पाएंगे, पता चले बैंक भाग गई तो हम क्या करेंगे, मेरा तो पैसा चला जाएगा। वो किसी इन्वेस्टमेंट प्लान पे भी इन्वेस्ट नहीं करते, उन्हें लगता है कहीं कंपनी भाग गई तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें पैसा सेव या इन्वेस्ट करने की जगह हमें उस पैसे को अपने पास रखना है। वो अपने पास पैसा रखना चाहते हैं फॉर द इमरजेंसी पर्पज, फॉर द प्रिकॉशनरी पर्पस, फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पस या फॉर द ट्रांजैक्शनल पर्पस। किसी भी पर्पस के लिए जब वो पैसा अपने पास स्टोर करके रखना चाहते हैं रेदर देन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो वो पैसा जो पब्लिक अपने पास होल्ड करके रखे हुए है आइडियल फॉर्म में। आइडियल फॉर्म का मतलब क्या हो गया? फ्री है वो, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो जब आप अपने पास मनी को स्टोर करके रखते हो, आइडियल फॉर्म में रखते हो, तो वो जो मनी होती है वो मेरी कहलाती है होल्डिंग ऑफ मनी। दूसरा मेरा होता है बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? या तो हमने बैंक को उधार दिया हुआ है सेविंग करके, और या बैंक से उधार लिया हुआ है लोनिंग लेके। तो बैंक क्रेडिट का, हमने बैंक को लोन दिया है, जब हम बैंक पैसा सेविंग अकाउंट में डालते हैं या सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपना पैसा बैंक के पास दे रहे हैं।
जब हम अपना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो उस डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक के लिए तो एज अ लोन का काम करेगा ना, कि हमने बैंक को पैसा दिया है, बैंक उस पैसे पे हमको इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक ने लोन लिया हुआ है। और जब हम बैंक से पैसा लेते हैं तो हम उसको इंटरेस्ट देते हैं, तो वो उसकी इनकम हो जाती है। तो मेरी जो ये न्यू क्लासिकल थ्योरी थी वो दो चीजों पे बेस्ड थी, मॉनेटरी फैक्टर एंड रियल फैक्टर। मॉनेटरी फैक्टर को फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, होल्डिंग ऑफ मनी एंड ब्लैक बैंक क्रेडिट। रियल फैक्टर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब इस थ्योरी को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि इन थ्योरीज में असम्पशंस क्या क्या है। मतलब जब आप इन थ्योरी की बात करेंगे, जब आप न्यू क्लासिकल थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको क्या क्या चीजें मान के चलनी है। तो जैसे हमारी सेम क्लासिकल थ्योरी के असम्पशन थे, वही सेम हमारे न्यू क्लासिकल के हैं। तो क्या क्या असम्पशन है? पहला, फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इसमें भी जो मेरे फिलोसफर्स थे उनका मानना था कि हमारी इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहती है, यानी हमेशा हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयड है, कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं है, या कोई भी पर्सन हमारा ऐसा नहीं है जो इनकम अर्न ना कर रहा हो। तो पहला असम्पशन क्या था? फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। दूसरा मेन असम्पशन जो इनका था वो क्या था? परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। इन फिलोसफर्स का मानना क्या था कि हमारी इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या हो गया? लार्ज नंबर ऑफ बोरोवर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ लेंडर्स, यानी बहुत सारे बोरोवर्स भी अवेलेबल है यानी कि बायर, और बहुत सारे लेंडर्स भी अवेलेबल है यानी कि सेलर। तो इन फिलोसफर्स का मानना था कि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बायर्स या बहुत ज्यादा सेलर्स होने की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो परफेक्ट कंपटीशन इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना? तो पहली क्या थी? फुल एम्प्लॉयमेंट है, सभी लोग एम्प्लॉयड हैं। दूसरी क्या थी कि हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे बोरोवर और बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हैं। तीसरी क्या थी? कांस्टेंट इनकम। कांस्टेंट इनकम का मतलब क्या हो गया? इन फिलोसफर्स ने बोला कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, सॉरी इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो उस इंटरेस्ट में मेरी जो इनकम है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब इनकम ना बढ़ाओ, इंटरेस्ट आ रहा है आने दो आने दो आने दो, इंटरेस्ट आने दो, खूब इंटरेस्ट आने दो, लेकिन वो इंटरेस्ट आपकी इनकम को इंक्रीज नहीं करेगा। वो इनकम आपकी जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी। वो इंटरेस्ट जो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है, उस इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो इंटरेस्ट आपका साइड में रखा रहेगा, वो आपकी इनकम पे कोई भी असर नहीं डालेगा। ठीक है ना? तो तीसरा असम्पशन क्या था? कांस्टेंट इनकम। फोर्थ और लास्ट असम्पशन जो इन्होंने मान के चला था वो क्या था? लॉन्ग रन। इनका भी मानना था कि इनकी जो थ्योरी है वो लॉन्ग रन पे सर्वाइव करेगी या लॉन्ग रन मार्केट में एग्जिस्ट करेगी। तो बेसिकली इनके चार असम्पशंस थे। कौन कौन से थे? पहला, फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। दूसरा, परफेक्ट कंपटीशन इन द इकोनॉमी। तीसरा, कांस्टेंट प्राइस इन द इकोनॉमी या कांस्टेंट इनकम इन द इकोनॉमी। और लास्ट, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब क्या हो गया? हमारी जो एक थ्योरी है ये लॉन्ग रन पे एग्जिस्ट करेगी। इतना समझ में आ गया? अब समझ लेते हैं, ये तो असम्पशंस की बात हो गई। अब जो ये हमारी नियो क्लासिकल थ्योरी है, इसको हम लोग लोनेबल फंड थ्योरी भी कहते हैं। तो लोनेबल फंड का मतलब क्या हो गया? तो जो फंड हम लोन के तौर पे लोगों को बांट रहे हैं, यानी जो पैसा हम लोगों को लोन के तौर पे बांट रहे हैं, वो पैसा मेरा कहलाता है लोनेबल फंड। तो यहाँ पे हम लोग लोनेबल फंड को एक और नाम दे सकते हैं, वो है मेरा मनी। यानी इस लोनेबल फंड को हम लोग मनी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। ये मनी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है ये मेरी एग्जिस्ट कहां पे करेगी? ये मेरी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तब आएगी जब डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू द सप्लाई फॉर मनी। यानी कि आप जितना डिमांड फॉर लोनेबल फंड इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, यानी जब मेरी डिमांड और मेरी सप्लाई दोनों सेम, मतलब एक किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जब मेरा डिमांड और सप्लाई किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट जो मेरा होगा वो पॉइंट मेरा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि उस जगह मेरे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। हमने 10,000 का लोन मांगा, हमें 10,000 का लोन मिल गया, बैलेंस हो गया सब कुछ। हमने 50,000 का लोन मांगा, हमें 50,000 का लोन मिल गया, बैलेंस हो गया सब कुछ। हम 1 लाख का लोन देना चाहते हैं, सामने वाला लेने के लिए तैयार है, तो भी डिमांड सप्लाई इक्वल होगा। तो जब हमारी इकोनॉमी में डिमांड फॉर द लोनेबल फंड एंड सप्लाई फॉर द लोनेबल फंड ये दोनों इक्वल अमाउंट में अवेलेबल होंगे, वो सिचुएशन मेरी कहलाएगी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक बात। अब बात करते हैं कि ये जो फंड है, ये जो मनी है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, हमें पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? तो पैसे की जरूरत तो बहुत सारे यूजर्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग बात किस टॉपिक पे कर रहे हैं?
इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कमाने के लिए हमें मनी की क्या जरूरत है, मतलब किस तरीके से हम मनी के यूज से इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा आता है डिमांड फॉर द लोनेबल फंड। डिमांड फॉर द लोनेबल फंड का मतलब क्या हो गया, कब हमें पैसा चाहिए, यानी कि हमें चाहिए पैसा, हम डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमें मनी दो। यहाँ पे आप लोनेबल फंड को एज ए मनी कंसीडर करिएगा तो समझना काफी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड फॉर मनी। तो हम लोग पैसे की डिमांड कब करते हैं, तो पैसे की डिमांड कब करते हैं, पहला जब हमें कंजप्शन करना होता है, जब हमें अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए, सामान के लिए पैसा चाहिए होता है, मतलब हमें डे टू डे सामान खरीदना होता है तो हमें पैसा चाहिए होता है। आपको रोटी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, गेहूं चाहिए, सब्जियां चाहिए, ठीक है, शूज चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, ठीक है, यानी आपके डे टू डे लाइफ के लिए आपको जो भी सारी चीजें चाहिए, उन सारी चीजों को परचेज करने के लिए हमें पैसा चाहिए ना, क्योंकि बिना पैसे के तो आ नहीं सकती है। तो पहला यूज मेरा यहाँ पे क्या हो गया, पहला डिमांड हम क्यों करते हैं मनी की, कंजप्शन पर्पस के लिए। तो डिमांड फॉर मनी का पहला पॉइंट क्या हो गया, कंजप्शन पर्पस। दूसरा, अब हमने कंज्यूम तो कर लिया, कंजप्शन मेरा हो गया, अब हमको जितनी जरूरत थी उतना हमने खा लिया। अब कंजप्शन के अलावा क्या हो सकता है, तो कंजप्शन के अलावा जो हम दूसरा काम करते हैं वो होता है मेरा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, हमने पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट पे डाल दिया और उस इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो पहला क्या था, हमने पैसा खा लिया, मतलब खा लिया इन द सेंस हमने पैसा नहीं खा लिया, कागज नहीं खा लिया ना, सिक्के खा लिए। पैसा खा लेने का मतलब क्या हो गया कि हमने उस पैसे से सामान खरीदा और सामान खरीदने के बाद हमने उसको यूज कर लिया, तो मेरे पैसे यूज हो गए। तो वही चीज यहाँ पे है कि पहला काम क्या करते हैं हम लोग, कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। और तीसरा काम हम लोग क्या करते हैं, होर्डिंग्स करते हैं। होर्डिंग्स का मतलब क्या होगा, हम पैसा अपने पास तकिए के नीचे दबा के रखे हुए हैं या जेब में रखे हुए, या किसी को नहीं देंगे, छुपा के रखे हुए, हमें पैसा किसी को नहीं देना, ना बैंक में देंगे, ना कंपनी वालों को देंगे, ना कहीं रखेंगे, ना मेरे पास रहने दो। हमें सेफ्टी सिक्योरिटी फील करने दो कि मेरे पास पैसा है, हमें मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको मतलब आप डिमांड कर रहे हो मनी की, डिमांड फॉर द लोनेबल फंड है, तो डिमांड फॉर द लोनेबल फंड में आप मनी डिमांड तीन चीजों के लिए करते हो, कंजप्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एंड होर्डिंग्स के लिए। समझ में आ गया, किन तीन चीजों के लिए डिमांड होती है आपकी, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड होर्डिंग। ठीक, अब इस कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन और होर्डिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या लेना देना है। हमने ये तो समझ लिया कि हमें डिमांड करनी है, जब हमें कंजप्शन करना है तो पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है तो पैसा चाहिए, अपने पास रखना है तो पैसा चाहिए। लेकिन इस मनी का इंटरेस्ट के साथ क्या रिलेशन है, अब वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मेरा जो रेट, मैंने चार्ट बना के काम करते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट का लेते हैं। जब मेरा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा था, यानी हमें रिटर्न ज्यादा मिला है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। इन्वेस्टमेंट कम करने का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे अब डिमांड कम करेंगे। क्यों डिमांड कम करेंगे, क्योंकि हमें रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, तो भैया हम मेरे पास पैसा हमें नहीं रखना, हमें नहीं चाहिए, हम इन्वेस्ट कर देंगे क्योंकि हमें वहां पे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। वहीं पे अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न कम मिल रहा है, पैसे आपको कम मिल रहे हैं, रिटर्न कम मिल रहा है, तो क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट अपने पास ज्यादा किसी और पर्पस पे इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना। अगर आपको दो कंपनीज हैं, एक कंपनी 5% दे रही है, एक 10 दे रही है, तो 5 वाले पे क्या करोगे, कम करोगे, और 10 वाले पे क्या करोगे, ज्यादा करोगे ना। तो जब आपको यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अपने पास नहीं रखेंगे, फिर हम इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर देंगे कि भैया लो ले जाओ मेरा पैसा। वही जब रेट ऑफ रिटर्न मेरा कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। ठीक, अब आते हैं कंजप्शन की तरफ। कंजप्शन में हम पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अपने पास खुद खा ले रहे हैं ना, खुद ही खा लिया। तो जब पैसा हमने खुद ही खा लिया है, हम खुद ही खा के बैठे हुए हैं पैसा, उस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे मेरा रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाता है तो हम कंजप्शन कम कर देंगे, और रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाता है तो कंजप्शन बढ़ा देंगे। अब इसमें क्या लॉजिक है, अब आपको अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, आपको इन्वेस्ट करने पे पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो आप क्या कहोगे, यार एक काम करते हैं, एक रोटी कम खा लेते हैं, आज मैकडी नहीं चलते, आज डोमिनोज नहीं जाते हैं, आज जो मैकडी और डोमिनोज का पैसा है 1000 रुपए जो मैं खर्चा करने वाला हूँ, इस 1000 रुपए को मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उससे 1100 रुपए मिल जाएंगे। तो आप क्या कहोगे, कंजप्शन नहीं करोगे ना। तो अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल रहा है या इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो हम कंजप्शन थोड़ा सा कम कर देंगे, ताकि हम उस कंजप्शन वाले अमाउंट को इन्वेस्टमेंट पे लगा दें, ताकि हमें रिटर्न ज्यादा मिले।
तो अगर आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो कंजप्शन कम कर दोगे, और अगर रेट ऑफ रिटर्न आपको कम मिल रहा है कि यार नाम मात्र का 1000 रुपए लगाओ 10 रुपए मिलेगा, तो आप क्या कहोगे, अरे हटाओ 10 रुपए के लिए कौन इतना सर दर्द लेगा, चलो पार्टी करते चलिए। तो अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो कंजप्शन कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न अगर कम है तो कंजप्शन बढ़ जाएगा। ठीक बात। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है मेरा होर्डिंग्स। होर्डिंग्स के केस में क्या हो जाएगा, होर्डिंग का मतलब हो गया हम पैसा अपने पास रखे हुए, मतलब तकिया के नीचे, गद्दे के नीचे, कनस्टर में और चावल के अंदर, गेहूं के अंदर छुपा के रखा हुआ पैसा, बैंक में नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अपने पास रखने दो, तो जेब में रखने दो, हम खर्चा भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करें खर्चा करेंगे, तो हमें अपने पास रखने दो, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए कि मेरे पास पैसा है। तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलने लगे, आपको रिटर्न ज्यादा मिलने लगे, तो आप क्या करोगे, पैसा अपने पास रखोगे, नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि आपको लगेगा यार पैसा अगर हम अपने पास रख लेंगे तो हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इससे अच्छा दे देते ना, इंटरेस्ट तो मिलेगा कम से कम। तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो आप होर्डिंग कम कर दोगे, और अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो आप होर्डिंग बढ़ा दोगे। तो इन तीनों ही केसेस में, जब हमने तीनों ही केसेस की बात करी, तो इन तीनों केसेस में क्या है, यहाँ पे मेरे जितने भी रिलेशंस हैं वो सारे रिलेशन मेरे इनवर्स रिलेशन है, या फिर मेरे यहाँ पे निगेटिव रिलेशन है। तो डिमांड फॉर द लोनेबल फंड में जब हम लोग लोनेबल फंड की डिमांड करते हैं या मनी की डिमांड करते हैं, तो वहां पे मेरा रिलेशन कैसा होता है, इंटरेस्ट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन तीनों ही केस में, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अपने सेविंग की तरफ, सेविंग फॉर द डिमांड, सेविंग फॉर लोनेबल फंड, सॉरी सेविंग नहीं, आई एम सॉरी, सप्लाई फॉर द लोनेबल फंड। सप्लाई फॉर द लोनेबल फंड का मतलब क्या हो गया, अब हम लोन देंगे, अब हम सप्लाई करेंगे मनी की, अब हम सप्लाई कर रहे हैं मनी की, तो कैसे चीजें होंगी। अब अगर आपको बैंक क्रेडिट पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, यानी आप बैंक क्रेडिट का मतलब मैंने बताया ना सेविंग पे, अब आप पैसा दे रहे हो, तो यहाँ पे बैंक क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, सेविंग से हो गया, क्योंकि हम सप्लाई कर रहे हैं ना। तो अगर आपको सेविंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो आप क्या करोगे, मनी सप्लाई कम करोगे, ज्यादा करोगे। सेविंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो पैसा कहाँ रखोगे, बैंक में कि अपने पास, ऑब्वियसली बैंक में ही रखोगे, क्योंकि वहां पे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे आपको सेविंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो हम मनी सप्लाई बढ़ा देंगे, वही हमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो मनी सप्लाई कम कर देंगे। सेविंग वही सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सेविंग पे रिटर्न ज्यादा तो आपकी सप्लाई ज्यादा, सेविंग पे रिटर्न कम तो आपकी मनी सप्लाई भी कम। अब आता है डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा खर्चा करना, और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब पैसे खर्चा ना करना। तो यहाँ पे अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलने वाले हैं, रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिल रहा है ना, तो इन्वेस्टमेंट करोगे। और जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा, आपकी जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होंगे तो आपकी डिसइन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा होंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट आपका डिसहोल्डिंग के साथ भी चलता है। डिसइन्वेस्टमेंट और डिसहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपका सेम चलता है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डिसइन्वेस्टमेंट और डिसहोल्डिंग भी आपकी बढ़ जाएगी, यानी ये दोनों ही चीजें आप नहीं करोगे, ना ही आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे फिर, और ना ही आप पैसा अपने पास रखोगे। क्यों, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो सप्लाई के केस में आपका कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। डिमांड के केस में इनवर्स रिलेशन, सप्लाई के केस में डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा ग्राफ्स में समझ लेते हैं कि ग्राफ कैसे होंगे इसके। अब देखिए यहाँ पे क्या, सबसे पहले लोग बात कर रहे हैं डिमांड की। तो डिमांड के केस में क्या है, मेरा रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जो डिमांड की मेरी इक्वेशन बनेगी, वो डिमांड की इक्वेशन मेरी क्या होगी, यानी कि यहाँ पे डिमांड की इक्वेशन मेरी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एंड होर्डिंग।
यानी कि D इज इक्वल टू I प्लस C प्लस H। ये मेरी हो गई डिमांड की इक्वेशन। वहीं सप्लाई की अगर बात करें तो सप्लाई में इक्वेशन क्या होगी, S इज इक्वल टू बैंक क्रेडिट यानी B, सेविंग यानी S, डिसइन्वेस्टमेंट यानी DI और डिस होल्डिंग यानी कि DH। ये मेरी हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक बात। अब जो मेरा इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप में क्या होगा, जो मेरा ग्राफ है वो मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये मेरा हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहां पे मेरी हो जाएगी क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई। तो जब इनवर्स रिलेशनशिप है तो चाहे हम इन्वेस्टमेंट का बनाए, कंजप्शन का बनाए या होल्डिंग का बनाए, तीनों का ही जो ग्राफ होगा वो मेरा कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है। और जब हम लोग सप्लाई का ग्राफ बनाएंगे तो सप्लाई का ग्राफ मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से मतलब डायरेक्ट या पॉजिटिव, इनमें चारों में से किसी का भी ग्राफ बनाएंगे तो वो मेरा बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग। ये सप्लाई हो गई मेरी। सेम ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये मेरा मनी। ठीक है ना। जब हम लोग डिमांड फॉर द लोनेबल फंड बनाएंगे तो मेरा इनवर्स है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। जब हम लोग सप्लाई की बात करेंगे तो मेरा पॉजिटिव है तो मेरा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक। और जब हम इन दोनों को, डिमांड और सप्लाई को, दोनों को इक्वल अमाउंट में लेंगे, इक्वल अमाउंट का मतलब दोनों को इक्विलिब्रियम स्टेज पे लाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। दोनों को साथ में बना दो, काम खत्म। डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई, डिमांड, ये हो गया मेरा मनी और ये हो गया मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल। समझ में आया, कोई दिक्कत। डिमांड के केस में इनवर्स रिलेशन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, सप्लाई के केस में डायरेक्ट रिलेशन है तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। और जब इनको हम मार्केट में लेके जाएंगे यानी दोनों सिचुएशन को इक्वल करने चलेंगे तो यहाँ पे जिस जगह पॉइंट पे मिलेगा ये पॉइंट मेरा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे E, ये R, ये Q। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ठीक है। अब बात करते हैं, इसको इक्वेशंस वाइज सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफ वाइज तो हमने ये सॉल्व कर लिया, ग्राफ वाइज तो हमारी सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं इसको इक्वेशन वाइज। ये मेरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे रीड करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पे दो इक्वेशन बनाई है। पहली इक्वेशन मेरी यहाँ पे क्या है, D इज इक्वल टू I C H। सेविंग को हमने क्या लिया हुआ है, B S DI प्लस DH। ठीक, दोनों को इक्वल लेके चलना है तो यहां पे हम लोग इसको I C प्लस H इज इक्वल टू B S DI प्लस DH, ये लिख सकते हैं। अब यहां पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें कॉमन है। इन्वेस्टमेंट यहां पे भी है, इन्वेस्टमेंट यहां पे भी है, होर्डिंग्स यहां पे भी है, होर्डिंग्स यहां पे भी है। ठीक है ना। ये मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है यानी निगेटिव टर्म है और ये मेरा इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम लोग साइड चेंज कर लेते हैं, I माइनस DI प्लस H माइनस DH। हम इन दोनों को इधर ले आए, कंजप्शन को इधर ले चलते हैं, सेविंग माइनस कंजप्शन प्लस B। तो जब हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट में से डिसइन्वेस्टमेंट हटा देंगे तो ये मेरा क्या बनेगा, नेट इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस होर्डिंग्स में से डिसहोर्डिंग हटा देंगे तो नेट होर्डिंग्स इज इक्वल टू सेविंग माइनस कंजप्शन नेट इनकम प्लस ये तो मेरा बैंक क्रेडिट, मेरा बैंक क्रेडिट ही है। समझ में आ गया। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया और एक आपका इक्वेशन ये बन गई और जिस जगह पे दोनों इक्वल हो गए वो मेरा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया। ठीक, अब जो बात करते हैं, ये तो पूरी थ्योरी हमने समझ ली। मेरा डिमांड इक्विलिब्रियम स्टेज हो गई, मेरा डिमांड फॉर द लोनेबल फंड हो गया, सप्लाई फॉर द लोनेबल फंड हो गया।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये जो थ्योरी जब लोगों ने पढ़ी तो इनके बाद कुछ इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने क्या बोला, भाई ये थ्योरी तो गलत है, इस थ्योरी में भी गलतियां हैं। क्या गलतियां हैं? पहली जो क्रिटिसिज्म्स थी या पहली जो गलती थी इनकी, वो क्या थी, हमारी इकोनॉमी में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन नहीं आ सकती। पहली गलती, क्योंकि या तो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, ओवर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। तो पहली गलती क्या हुई कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन तो इकोनॉमी में अराइज हो ही नहीं सकती। दूसरी गलती, इन्होंने बोला था हमारी थ्योरी लॉन्ग रन पे चलेगी। असम्पशन मैंने बताया ना, इन्होंने क्या बोला, मेरी थ्योरी लॉन्ग रन पे चलेगी। लेकिन जब इस थ्योरी को रीड किया गया तो पता चला कि ये जो थ्योरी है लॉन्ग रन में नहीं चल सकती है, क्योंकि ये थ्योरी मेरी टोटल इनकम कंसीडर नहीं करती है। जब टोटल इनकम ही नहीं ले रही है तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेगी, और जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं लेगी तो इंटरेस्ट पता ही नहीं चलेगा। तो यानी कि ये जो लॉन्ग टर्म का फैक्टर था आपका, वो भी आपका गलत। तीसरा जो इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने क्या बोला कि हम इन्वेस्टमेंट से आने वाले इंटरेस्ट को, यानी जो भी इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उस इंटरेस्ट को हम इनकम में कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो भाई जब आप अपने इंटरेस्ट को इनकम में कंसीडर नहीं करोगे तो इनकम बढ़ेगी कैसे? और अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो भाई आपकी जाहिर सी बात है, आपका इनकम नहीं बढ़ेगी तो इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे तीन चीजें मेरी कौन कौन सी हो गई। पहला, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत, फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, हो ही नहीं सकती है। दूसरा, लॉन्ग टर्म पे मार्केट नहीं चल सकती है। और तीसरा, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था वो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। तो इन्वेस्टमेंट इग्नोर करने की वजह से, फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की वजह से और लॉन्ग टर्म थ्योरी की वजह से क्या हुआ, इनकी जो ये थ्योरी थी नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ये पूरी तरह से डिनाई कर दी गई कि ये थ्योरी भी पूरी तरह से सही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आई होप। थैंक यू।